चलिए जितने लोग आ गए हैं एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आंसर तो देना ही आप लोग को, लेकिन बहुत कम संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक अच्छी खबर आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब कहे तो एक अच्छी खबर आप लोग के लिए नहीं है कि अब परीक्षा आपकी इतनी नज़दीक आ गई फिर भी आप लोग सोए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सोने वालों को कौन रोका है, वे तो सोते रहेंगे। अब की बार कंपटीशन आपका 2.25 लाख लोगों के साथ है, तो फिर भी अगर आप सोना चाहते हैं तो बेझिझक आराम से आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखो बिहार बीएड है तो यहाँ पे बिहार से क्वेश्चन तो बनता है भाई, तो इसलिए आज आपको हम बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पे। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, हर क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ये सारे क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, अब आप इसको रिवीजन समझो या मॉक टेस्ट समझो, जो भी लगाना है आप इसको लगाते चलो और इसके अकॉर्डिंग आंसर को करते चलो। तो अगर बात करें बिहार राज्य की स्थापना तो कब हुआ था भाई, 22 मार्च 1912 को। आपको पता है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। और एक चीज़ ध्यान रखो कि बिहार जो है उस समय किससे अलग हुआ था, बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था, आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, फर्स्ट है, इसका आंसर तो आप लोगों ने बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था और झारखंड से कब अलग हुआ था। फटाफट 2 क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे। 1936 में किससे, उड़ीसा से अलग हुआ था, बहुत अच्छा जवाब जूली। और झारखंड से कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। देखो झारखंड से कब हुआ था, 2000 में, और उड़ीसा से 1936 में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था। तो बताइए बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था। अभी वर्तमान भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2020 में इतना ये क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, 2020 की बात है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, सभी को पता होगा श्री कृष्ण सिंह के बारे में। चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद से बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हुए वह कौन थे। अभी बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है वे कौन है, ये भी आपको बताना है। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि जो बिहार के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम था जयराम दास दौलतराम। क्या था, जयराम दास दौलतराम था। अभी कौन है वर्तमान में, फागू चौहान है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बिहार के राज्यपाल के नाम से। अरे भाई रामनाथ कोविंद तो राष्ट्रपति है ना, वो तो राष्ट्रपति है। बिहार के राज्यपाल की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टेट है भारत में 28 राज्य है ना, सभी के जो राज्यपाल हैं जो मुख्यमंत्री है उनका नाम याद कर लीजिएगा। अगला कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, बच्चों वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, कितने क्वेश्चन है, 38 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने गुजर रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है आप लोग बता दीजिए, नहीं पता है तो। देखिए भारत की बात करें तो भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें बिहार का तो बिहार का हो जाएगा आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 93,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार राज्य का फूल क्या है। ठीक है, बिहार राज्य का जो फूल है वह कौन सा है, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, चंपा। ये बताइए बिहार राज्य का जो फूल है वह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन ईजी ही आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कठिन देखने को मिले। 50% क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आप लोग आसानी के साथ कर पाओगे। ठीक है, देखो जीके जीएस का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। जीके जीएस के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। जो आप नंबर उठा सकते हैं वो रीजनिंग से उठा सकते हैं, हिंदी से उठा सकते हैं, उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से उठा सकते हैं। जीके जीएस से थोड़ा सा नंबर तो आपको कम मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बात है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेहतर यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि गेंदा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से भी जानते हैं। बिहार का विभूति किसे कहा जाता है आप लोग बता दीजिए। वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए आप लोग, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छी बात नहीं आप लोग के लिए। सो रहे हैं ना, ये सोना तो है, जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि सोने का क्या फायदा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, इनका नाम बताइए आप लोग। चलिए सालू, विकास सिंह, जूली, अनुराधा, वर्षा, स्मिता यादव, सुबह कुशवाहा। चलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है कि निम्नलिखित में से बिहार विभूति के नाम से किसे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था। तो उम्मीद है 2 से 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम बता चुके हैं। चलिए कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, पता नहीं कि उन लोग को लगता है कि क्लासेस जो है देरी से स्टार्ट हुई, देरी से नहीं, स्टार्टअप हो चुकी है। आज का 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड जो है किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। तो 2000 ईस्वी में, 2000 में अलग हुआ था। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। बिहार राज्य जो बना था वो 1912 में बना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, ये तो जानते हैं आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग को पता होगा। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी जो है वह कौन है, चलिए फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, यानी कि गौरैया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके सामने, इसका लेवल भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। देखो इसमें अगर तिरहुत लिपि की बात आए तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैथिली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैथिली आ जाएगा। चलो इसको हटा दो आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इसको भी हटा दो आप। चलिए ये बताइए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। देखिए पहाड़ को खोदने का काम किसने किया था तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। इसका आंसर आप सभी को पता है। तो माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, मूवी भी आया था ना मूवी। चलिए किसे कहा जाता है, दशरथ माझी को।
किसे कहा जाता है? दशरथ मांझी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए। आप कह सकते हैं कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसको ऐसे कहें कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है बिहार में, ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है बिहार में, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना पाओगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है लोकसभा सदस्यों की संख्या? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है भाई? बिहार में 40 है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पे है लोकसभा सदस्यों की संख्या? सबसे अधिक कहाँ पे है ये बता दीजिए कितना है। चलिए रिम्पी बता रहे यूपी में है। यूपी में कितना है? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से बिहार से जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र वह कौन था? बिहार में सबसे अधिक नहीं, यूपी में 80 है ना, यूपी में 80 है, बिहार में 40 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? उस समाचार पत्र के बारे में बताना है जो कि बिहार से प्रकाशित हुआ था। बताइए निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप लोग बता पाओगे। बहुत अच्छा, बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु था। आप लोग को इसका मतलब बिहार के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। अभी तक तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा आप लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिली कवि या कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? देखिए मैथिली की जो क्या है कि कवित्री या कोयल के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे स्वर कोकली बोलते हैं लता मंगेशकर को, बोलते हैं ना, उसी से मैथिली की जो कोकली है वह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मैथिली की कोकली? अनामिका, विद्यापति, नागार्जुन या फिर एच.एस. बिहारी? देखो अगर मैथिली की कोयल की बात करें, ठीक है, तो किसे कहते हैं? वह विद्यापति को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? विद्यापति को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपने इसके बारे में कहानी भी इनके बारे में सुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति की बात करें तो बिहार में कौन सा है? वह है संथाल है। इसको हम बता देते हैं कौन है? संथाल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि महान जनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल है? महान क्या है? महाजन क्या है? महाजन पद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल है? गणराज्य शामिल है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? देखिए क्षेत्रफल में अगर देखिएगा तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है ये बताइए आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है ये बताइए आप। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला रोहतासी, पश्चिम बंगाल, औरंगाबाद या फिर समस्तीपुर? चलिए सानू, विकास सिंह, काजल पटेल, शिवानी पोदार, दक्षिणा परवीन, विकास सिंह, अनुराधा कुमारी, लवली मिश्रा, विकास सिंह, अब क्या है, अफान सिंह, शिवानी पोदार। चलिए शिल्पा मिश्रा, बहुत सारे कमेंट है, स्नेहा सालू और रहनुमा परवीन। तो बहुत सारे कमेंट है, तो सारे कमेंट हम एक साथ तो लेंगे नहीं, बाद में लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम चंपारण, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो बिहार का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बराबर की गुफाएं जो है किस जिले में स्थित है? देखो बिहार में ही है बराबर की गुफाएं। तो बराबर की गुफाएं जो है बिहार के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। बताइए बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है बिहार के? तो फटाफट अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और इसका आंसर आपको बताना है कि बिहार में जो बराबर की गुफाएं हैं वह कहाँ पे शामिल है, कहाँ पे स्थित है? जहानाबाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बक्सर, बिल्कुल गलत। देखिए कहाँ पे है? गया में है। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? गया में है ना। अरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बराबर की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? बक्सर कहाँ है ना। अरे यहाँ पे गया में है बराबर की गुफाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिर से कि वैशाली शहर किसकी राजधानी है? ठीक है, देखो वैशाली शहर जो थी वह किसकी राजधानी थी ये बताइए। कोलियासो, शाक्य, लिच्छवी या फिर कुरु? तो वैशाली शहर जो थी वह किसकी राजधानी थी? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को एक बार कम से कम लाइक कीजिए। और कम समय बचा हुआ है, 8 दिन का समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। अब इस 8 दिन में आपको बहुत ही मेहनत करना होगा, सोने से कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि सेल्फ स्टडी कर ले, देखिए सेल्फ स्टडी कितना कीजिएगा, जब तक क्वेश्चन को आप देखिएगा नहीं, उसका आंसर नहीं लगाइएगा तो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, सब भूल जाइएगा। तो वैशाली शहर किसकी राजधानी? तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ पड़ती है? वैशाली पड़ती है। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, देखिए इनको क्या बोलते हैं? लोकमान्य किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। क्या था ये आपको बताना है, ठीक है, पता है ना। चलिए बहुत अच्छा। नहीं अभी तक आप लोग आंसर के ऊपर बहुत कम जा रहे हैं। चलिए प्रिंस कुमार, RRR, ठीक है, RRR। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है और भी आंसर सही आ रहे हैं, ऑप्शन डी। देखो तो जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1999। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? शायद आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं ना। तो चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण की धरती पे आए थे, जो नील की खेती को लेकर वहाँ पे आंदोलन चला था, ठीक है, जो जिसे 3 कठिया बोलते थे। और महात्मा गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वही बिहार के चंपारण से था। कहाँ से था? बिहार के चंपारण से था। देखो यहाँ पे विद्रोह जो हुआ था 1914 में हुआ था। 1917 में तो आंदोलन शुरू हुआ था। कह रहा है कि किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वह 1914 था सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मानता दिया जाता है? बिहार के राष्ट्रीय पशु जो है किसे कहा जाता है? ये तो जानते हैं आप लोग। तो 1917 में आंदोलन हुआ था, वे आए थे, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे, चंपारण में आए थे। और महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था,
उसके तुरंत बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। फिर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलते हैं, बैल है, ठीक है ना, राजकीय पशु कौन है, बैल है। चलिए आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपने बैल का यहाँ पे सिंबल भी बना के भेज दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो पटना शहर है जिसको पाटलिपुत्रा कहते थे, ठीक है, इसका संस्थापक किससे माना जाता है, इसका स्थापना जो है किसने किया था, संस्थापक किसको मानते हैं भाई, काऊ नहीं है, गाय नहीं है, बैल है, ठीक है, काऊ नहीं है। चलिए ऑक्स है, किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जानते हैं, तो उसका नाम क्या है, अजातशत्रु है। कौन है भाई, अजातशत्रु है, जिसको पटना शहर के संस्थापक के रूप में जानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के जवाब आप लोग दीजिए कि पटना शहर को कितने नामों से जानते हैं, पटना शहर को कितने नामों से जानते हैं, बताइए, पटना शहर को कितने नामों से जानते हैं, बता दीजिए फटाफट आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हाजिर है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है, बिहार से संबंधित है और बक्सर का युद्ध जो है बिहार में ही हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए नहीं, 3, 2, 5 ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो एक चीज़ जान दो, अभी मैंने पूछा पटना शहर को कितने नामों से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा पटना शहर को 16 नामों से जानते हैं। कितने, 16 नामों से जाना जाता है पटना शहर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने नामों से, 16 नामों से जानते हैं पटना शहर को। अब अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये तो पता है कि बक्सर में लड़ा गया था 1764 में, और जब यह क्वेश्चन आ रहा था इसके साथ एक प्लासी का युद्ध भी आप याद रखिएगा, 1757 में लड़ा गया था। कब, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी में, समझे बात को। चलिए प्लासी का युद्ध तो समझ गए। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1922 में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, याद रखना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो एम ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, एम ह्यूम माने जाते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में महामारी के कारण इसको स्थानांतरित किया गया था मुंबई में, ध्यान रखना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन रखा गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। कौन थे भाई, चित्तरंजन दास थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर है वह किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि बिहार के जो डालमिया नगर कहते हैं भाई वह क्यों प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, रेशम के लिए, चमड़ा के लिए, या फिर जूट के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए। बिहार का जो डालमिया नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है, तो यह सीमेंट के लिए है, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जो डालमिया नगर है वह किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार से जो क्रांतिकारी नेता थे वह कौन थे। 1857 का जो क्रांति हुआ था, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार से जो नेता थे वह कौन नेता थे। नामदार खान, शंकर शाही, बिरसा मुंडा, या फिर बाबू कुंवर सिंह। देखो एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, साथ ही इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दे देना। 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा बिरसा मुंडा स्टेडियम का, तो वह झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में धनबाद पड़ता है, धनबाद में पड़ता है लेकिन झारखंड में आता है, ठीक है ना, वह झारखंड के अंदर ही आता है, धनबाद में पड़ता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम धनबाद यानी कि रांची में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर आज का 30 नंबर है, बताइए कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो फटाफट आपको बताना है, समय ज़्यादा ना लेते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है भाई। तो चलिए इसके राइट आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4595, कितना 4595। यह क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको हटा दो, काट ही दो आप। चलो अगला क्वेश्चन आप देखो कि भारत के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, इसको हटा दो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वह कौन था। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, बताइए। यह क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, यह क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में आया था, जब हिस्ट्री हम करा रहे थे ना आपको स्पेशल, उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वह कौन था, तो बख्तियार खिलजी था, बताए हुए थे ना क्वेश्चन। चलिए तो बख्तियार खिलजी था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने हाजिर है कि महात्मा गांधी सेतु जो पुल आप देख रहे हैं उसका उद्घाटन कब हुआ था। महात्मा गांधी जो सेतु पुल है उसका उद्घाटन कब किया गया था, आप लोग बता दीजिए, ये तो पता होगा, बताइए। महात्मा गांधी सेतु जो पुल है उसका उद्घाटन कब किया गया था, पूरे विश्व, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जो 1982 में, कब किया गया था, 1982 में, 1982 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पटना विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे वह कौन थे, बताइए। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे वह कौन थे, उनका नाम बताइए। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, 60 लोग देख रहे हैं और लाइक कितना है, 30 भी नहीं है, आधा से भी कम है, तो थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिए आप लोग इसको, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैराथन क्लासेस आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पेज में है ना सबसे ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस में मैराथन क्लासेस दी जाती है, ध्यान रखना। चलिए पटना विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे जेनिंग, नाम ही इसका जब है क्या, इसका नाम जैसे ट्रिपल आर आप लोग पढ़े थे तो इसको याद कीजिएगा जे, ठीक है, यानी कि जे जेनिंग्स, ठीक है। आप लोग अब ट्रिपल आर जो आर पढ़ रहे थे ना, अब इसको भुला जाओ थोड़ा देख लिए, अब इसको जे कर लो। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो याद कर लेना कौन थे, जे, ठीक है। और जहाँ पे तीनों में जे मिल जाए आप आंसर लगा देना। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा झील स्थित है बता दीजिए आप लोग।
बिहार में कौन सा झील स्थित है? सांबर झील, सुखना झील। देखो सुखना झील की बात करें तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, तो बिहार का झील चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब बचा इसमें दो, या तो काम झील या तो अनुपम झील। तो बिहार में अनुपम झील है। अब याद रखना बिहार का काम ही अनुपम है। ठीक है, बिहार में बहुत सारा अनुपम चीज़ें होता है, तो बिहार का जो झील है वह अनुपम झील है। कहाँ का? बिहार का। बिहार का झील कौन सा है? अनुपम झील है। और सांबर झील कहाँ का है? राजस्थान। सुखना झील चंडीगढ़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का जो पूर्वी भाग कहलाता है वो कौन सा शहर है? भागलपुर, कटिहार, पटना या फिर पूर्णिया? चलिए आप भी जुड़ चुके हैं, तो बताइए आप लोग, बता भी दीजिए। अरे कीजिए नहीं कीजिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको करना आप लोग करते रहिए। चलिए कम से कम क्वेश्चन का जवाब तो दीजिएगा ना आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो भाई इसका आंसर निकाल लेना। पूर्वी भाग में कौन सा है? कटिहार है। जो लोग पूर्वी भाग से होंगे तो आपको पता होगा। पूर्वी भाग से आप लोग नहीं हैं, इसमें से बहुत तो पूर्वी भाग से हुआ, कटिहार साइड से कोई नहीं है। चलो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि दक्षिण बिहार में इसको हटा दो। किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता है? देखिए बहुत सारे नाम हैं जो आप नहीं जानते हैं, आज की क्लास में जान लेंगे बिहार के बारे में। बिहार का हिस्ट्री आप जान लीजिए। आज समझिए तो आप बिहार के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। आप एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़िए, लेकिन नॉलेज के व्यू से भी आपको पढ़ना चाहिए बिहार के बारे में। समझे बात को? चलिए तो किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जानते हैं? मगध राजा। तो देखिए मगध राजा में कौन आ जाएगा भाई? चलिए शानू को याद है बहुत ज़्यादा ना, आप बता रहे हैं क्या है? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को सेनिया के नाम से भी पुकारते थे। किसको? सेनिया के नाम से। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की बात हो रही है, यह किस जिले में स्थित है इसको बताइए। यह किस जिले में है जहाँ पे TMBU है? थोड़ा सा हिंट्स दे दिया आपको, अब इसके अकॉर्डिंग बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है? हिंट्स आपके सामने हैं, अगर हिंट्स को आप पकड़ लेते हैं तो फिर इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग हिंट्स को पकड़ लिए हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अभी तक हिंट्स को नहीं समझे। ठीक है, TMBU जो है भागलपुर जो यूनिवर्सिटी है उसके बाद तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो वह भागलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने कि बिहार में, इसको हटा दो। चलिए लोमस ऋषि गुफा स्थित है बिहार में, जो है लोमस ऋषि गुफा स्थित कहाँ पे है बताइए? बिहार में लोमस ऋषि गुफा, देखिए इसका नाम भी आप नहीं सुने होंगे शायद। इसमें 99% लोग इसका नाम ही नहीं जानते होंगे कि लोमस ऋषि गुफा है कहाँ। खैर आज जान जाइए आप लोग कहाँ पे है? जहानाबाद। बहुत अच्छा, कहाँ पे है? जहानाबाद में है। तो लोमस ऋषि जो है कहाँ पे स्थित है गुफा? जहानाबाद में है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए यह क्वेश्चन तो आपका आया हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में कितनी भूमि नील की खेती के लिए आरक्षित थी? इसी को लेकर ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, इसी के लिए हुआ था। तो कौन था भाई? 3 कट्ठिया जमीन था ना, अभी बताया था ना 3 कट्ठिया, तो 3 कट्ठा यानी कि बीघा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो आसान था, आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन भी कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, यानी कि गांधी जी को बुलाने का काम किसने किया था? पता किसने किया था? बिहार की जो दुर्दशा थी उसमें, जो किसानों की दुर्दशा थी, 3 कट्ठिया जो जमीन को लेकर चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी जी को बुलाने का काम किसने किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। कितने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार का आधिकारिक राजगीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था? देखिए बिहार का आधिकारिक राजगीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है ये बताइए आप लोग। शैलेश का भी दर्शन हो चुका है। चलिए कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? चलिए आप लोग तो भूल ही जाते हैं। बताइए, आप हो गए, गोविंद हो गया, रोहित हो गया, सिन्हा हो गया, सब जो है भूल गया, सबका एडमिशन हो गया, सब भूल गए। चलिए बिहार का आधिकारिक राजगीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सत्यनारायण। ठीक है, कौन है भाई? तो सत्यनारायण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी कि बिहार में जो पद्म विभूषण मिला था वो पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था बता दीजिए आप लोग। बिहार में प्रथम जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था वो किस व्यक्ति को दिया गया था, ये आप बता दीजिए। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस, शिवपूजन सहाय, बिंदेश्वरी वर्मा या फिर सैयद फजल अली। चलिए अनुराधा करे कि सर हम नहीं भूलेंगे। देखिए वक्त आने पर सब कोई भूल जाता है। चलिए एकदम सही चल रही है ना, इसलिए आप भूल गए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग का भी एडमिशन हो जाएगा, आप लोग भी भूल जाइएगा। एडमिशन तक तो याद कीजिएगा ही, एडमिशन के बाद सारे लोग भूल जाते हैं, चाहे कोई भी बैच रहा हो, 2019 का रहा हो, 2020 का रहा हो, 2021 का रहा हो या फिर अब की बार 2022 का रहा हो, सभी के सभी वही काम करते हैं। एडमिशन प्रोसेस तक तो सबको याद रहता है। चलो बिहार से पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद फजल अली। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर कितना आपका 47 है, और उम्मीद है 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग सही कर पाएंगे। तो बताइए, अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनके बारे में जानते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। कब? 1962 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन से नंबर का? जनसंख्या के मामले में देखिए तो बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार से भी ज़्यादा किसी का स्थान है? अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? देखिए सबसे बड़ा तो यूपी हो गया, दूसरा कौन है? दूसरे स्थान पर कोई दूसरा है? बिहार के अलावा भी दूसरा कोई है क्या? इसके अलावा दूसरा कोई राज्य? तीसरे स्थान पे ना, दूसरे स्थान पे कौन है? 3 तो सही है, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन है आप लोग पता है क्या? देखो बिहार जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे स्थान पे, ठीक है बताइए, तो तीसरे स्थान पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 14 है आज का आपका, और यहाँ पे बताइए फटाफट बिना समय गवाए हुए। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं मैराथन क्लासेस में, तो अभी तो आप लोग जुड़े ही हैं, अभी तो आधे घंटे ही हुआ है। चलिए प्राइवेट नहीं लग रहा है, प्राइवेट के लिए कौन सा कमी है, जब चाहे तब मिल जाएगा। चलो इसका आंसर करो आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 243। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो कितने? 243 है। कितना है? 243, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के सदस्य कौन थे ये बताइए आप। चलिए अब आप लोग डिसाइड कीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन हम बिहार से करा दिए और बहुत सारे क्वेश्चन बिहार से कराने हैं, तो क्या एक साथ ही हम यहाँ पे क्वेश्चन रखें? अगर एक साथ हम सिर्फ आपको बिहार बीएड कराएंगे, खाली जीके कराएंगे, तो फिर आपका भी बाउंस करना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस बीच में 50 क्वेश्चन हम दूसरे सब्जेक्ट से ले लें? आप लोग बताइए, क्या दूसरे सब्जेक्ट से हम लोग 50 क्वेश्चन ले लें? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, या हिंदी हो गया। तो कहने का मतलब इससे आपका कॉम्बिनेशन बना रहेगा और आपका माइंड भी जो है ज़्यादा प्रेशर आपके माइंड पे नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मन भी आपका लगता रहेगा। सिर्फ जीके पढ़िएगा तो पता चलेगा, ऊपर से निकल जाएगा, फिर हम लोग फिर रिटर्न होंगे तो करेंगे। अब आप लोग देख लीजिए, आप जैसे कहेंगे, अगर आपका माइंड अगर ऑब्जर्व कर सकता है तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। क्या आप टीचिंग एप्टीट्यूड को लगा दें? हम लगा दें टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। फिर हम लोग रिटर्न आएंगे, ठीक है ना बात पे। इसलिए अभी जा रहे हैं 50 क्वेश्चन हम आपको बिहार जीके से करा दिए, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, फिर हिंदी से करवा देंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग कर रहे थे ना क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग को ब्रेक लगा था, याद है? कल हम कुछ क्वेश्चन करा रहे थे जहाँ पे क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। चलिए फिर बिहार जीके पे आएंगे। चलिए टीचिंग का लगाइए, कल कहाँ तक थे हम लोग? हाँ यहाँ तक थे ना। चलिए यहाँ पे 50 तक तो लगभग हो ही गया था, 50 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए 50 से आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ से बताइए 51 नंबर से हिंदी भी कराएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए ना, देखिए सभी सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताइए क्यों? टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस आपके माइंड से उतरे ना, इसलिए हम आपको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, कम कम क्वेश्चन करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक क्लासेस चल रही है चलने दीजिए, अभी तो शुरू ही हुआ है क्लास, अभी ऑफ थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे बनाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, आप अपने आप को टीचर मान के बनाओगे, ठीक है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पहला आज का कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह क्यों होता है? क्योंकि वह बच्चा क्या होता है? प्रतिभाशाली हो, ठीक है। हो सकता है कि बालक यहाँ प्रतिभाशाली हो, प्रतिभाशाली अगर बच्चा होता है वो तो सीखने की इच्छा ज़्यादा करता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी बच्चों की अगर एक ही समस्या है तो आप उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का। देखो एक चीज़ समझो, अब 8-9 दिन है ना, बस इसलिए अपने हौसलों को बुलंद करो, ठीक है। अपने हौसलों को बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत ही करीब है। अपने हौसले को बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत ही करीब है, बस आगे बढ़ता जा, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल बस तेरा ही नसीब है, ठीक है। बहुत कम समय है, 7 से 8 दिन का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, ये तो देखते ही निकल जाएगा, इसलिए क्लासेस की संख्या अधिक तो चाहिए ही ना, ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। तो एक एक करके देखो, अगर सभी की एक समस्या है तो सामूहिक ढंग से कर दीजिए, बात खत्म, समझे बात को। चलिए कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? मौखिक एक्सप्रेशन समझते हैं, जो लिखित ना हो के मौखिक जो बोलचाल की भाषा के साथ हो, उसकी बात हो रही है, तो कैसे हो सकती है बताइए आप लोग। बस आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमान भी आएगा इस ज़मीन पे, ये आसमान भी आएगा इस ज़मीन पे, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके इरादों में जीत की गूंज है और जुनून है तो सब कुछ आसान है, नहीं तो सब कुछ जो है यहाँ पे बहुत ही आपको मुश्किल देने वाला है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का जो सही तरीका है वह क्या है? सभी हो जाएगा, ठीक है। जैसे परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, देखिए भाषण भी बच्चा जब देगा तो वहाँ पे मौखिक रूप से सीखेगा ही। अंतराक्षरी का आयोजन, ठीक है, ये सभी भी होगा इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए विद्यालय के अंदर जो पर्यावरण शिक्षा है, और ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है ये बताइए आप। क्वेश्चन नंबर कितना 54 है, और इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं?
चलिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। नीतू, अनुराधा, रिम्पी, जूली, अभिषेक, अफन अहमद, जिया भारती, नीतू सिंह, रंजन, अनुराधा, अभिषेक, आरती, जिया भारती, सुष्मिता सिंह, दक्षिणा परवीन, लवली मिश्रा। चलिए, तो अभी बहुत सारे कमेंट भी है, प्रिंस कुमार, नूतन, वर्षा। तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, बीच में हम आपको थोड़ा ब्रेक भी देंगे 2-4 मिनट का, ताकि आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश कर सको। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए। देखिए, जो नैतिक शिक्षा होती है उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए। एक चीज़ हम आपको बता दें, हम कल एक क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, ये कल या परसों पढ़ाए थे, उसमें हम आपको 2 ऑप्शन बताए थे। एक बताए थे स्कूल के ऊपर और दूसरा बताए थे हम आपको किसके, समाज के ऊपर। दोनों बताए थे ना। लेकिन इसमें आपका क्या है ना, इसमें आपका ऑप्शन डी नहीं है। डी अगर करके होता तो दोनों होता, ठीक है। डी तो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन यही होगा, स्कूल के ऊपर ही नैतिक शिक्षा का, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, समाज के ऊपर। अगर ऑप्शन डी करके बोथ करके होता तो हो जाता, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होना चाहिए, या किसके ऊपर, स्कूल के ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिर से कि आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पट्टी के स्कूल थे, जैसे कि आज हम लोग बोर्डिंग स्कूल देते हैं ना। तो पुराने समय में जो स्कूल हुआ करते थे उसको क्या बोलते थे, मदरसे बोलते थे, आश्रम बोलते थे, गुरुकुल बोलते थे, या फिर मक्तब बोलते थे। क्या बोलते थे जो पुराने समय के जो स्कूल हुआ करते थे। तो आज के समय में आज जो हम लोग स्कूल जो बोलते हैं ना, वह क्या होता है, वह गुरुकुल कहलाता था, पहले गुरुकुल कहलाता था, ठीक है। ये तो जानते हैं आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है, ठीक है। क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन होता है, यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशंस बोलते हैं। तो शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अधिक मूल्यांकन कौन करता है। शिक्षक की योग्यता क्या है, उसका आचरण क्या है, तो सबसे अधिक मूल्यांकन करने का कार्य कौन करता है, उसके शिष्य ही करते हैं, जो उसके स्टूडेंट होते हैं वही तो करते हैं। अच्छा मूल्यांकन कोई भी शिक्षक है उसका अपना स्टूडेंट ही कर सकता है, ठीक है, चाहे उसकी योग्यता हो चाहे उसका आचरण हो। अगला कि प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। देखिए, जो कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स जो जिसको प्रतियोगिता बोलते हैं, उससे क्या फायदा होता है, ये बताइए। तो कंटेंट से क्या फायदा होता है बताइए। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, या फिर काम पूरा करके ही दम लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के सभी सही हो जाएंगे। चलिए, वर्षा, विकास सिंह, अनुराधा, सानू, अश्मिता, अभिषेक, रिम्पी। देखो 5 सेकंड तक जो भी आंसर आएंगे ना, फास्ट में 5 से 10 सेकंड तक मैं उतना ही ले पाऊंगा, क्योंकि अगर हर कोई कमेंट खोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है। देखिए, अध्यापन को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है बताइए एक शिक्षक के लिए। कौन से क्वेश्चन में भाई, कौन से क्वेश्चन में प्रिंस, बताइए कौन से क्वेश्चन में। चलिए, तो वहां पे आपका ऑप्शन क्या था, वहां पे ऑप्शन सेम था या अलग था। कल तो यह क्वेश्चन हम कराए ही नहीं थे। चलिए, कल तो यह क्वेश्चन हम कराए ही नहीं थे, ठीक है, आज ही तो करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है, इसके बारे में आप क्या बताते हैं। तो इसके बारे में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता है, ठीक है। यानी कि विद्यार्थी जहाँ से जानता है वहाँ से आप करेंगे तो आएगा। देखिए बेटे, आवाज़ जा रही क्या है, आप कैसे कर रहे हैं, आप लोग आवाज़ कैसे करें कि नहीं जा रहा, आवाज़ सब कुछ जा रहा है, सब कुछ चाहिए। बच्चों का पहला अध्यापक कौन होता है पता है ना, माता पिता होते हैं उनके बच्चे के। ये तो आंसर किया हुआ है, इसमें नो डाउट। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छा जो शिक्षक होता है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए। आप लोग जितने लाइव देख रहे हैं कम से कम वीडियो को लाइक ही तो कर दीजिए ना। आप लोग के लिए इतनी लंबी क्लासेस दी जा रही है, मैराथन क्लासेस दी जा रही है आप लोग के फायदे के लिए, तो फिर थोड़ा सा आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि इसको शेयर वेयर कीजिए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने कि एक अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, इसके अकॉर्डिंग सभी का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, बच्चे के विकास में जब बच्चा का विकास होता है तो उसका परिवेश का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अधिक जो किसका प्रभाव पड़ता है या बताइए। नहीं कहता कि इसका मतलब पालन पोषण ही सही नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर नंबर के ही दे देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, ठीक है। तो समय कम है तो रोने से कुछ नहीं होगा, आप उस पर मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। अभी भी टाइम है, 8 दिन का समय कम नहीं होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पालन पोषण हो जाएगा, ठीक है, पालन पोषण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि खेल के माध्यम से क्या होता है बच्चों के अंदर, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर कितना है, 64 है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है, शिक्षा एक मनोविज्ञान है। अगर खेल के बारे में देखिए तो शिक्षा क्या है, एक मनोविज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। देखो, एक टीचर जो होता है वह मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, या फिर अभिभावक के प्रति, या फिर सरकार के प्रति, किसके प्रति होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप कितने नंबर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि समाज तथा छात्रों के बीच में अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो अध्यापक जो होता है समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, आप ये बताइए। शिक्षा की खेल विधि आप जानते हैं ना, कि नहीं कहते हैं कि खेल खेल में सीखना, इतना तो जानते हैं ना कि किसी भी चीज़ को मतलब खेल के द्वारा सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 66, और उम्मीद है कि आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। आप लोग हाफ मतलब सेंचुरी भी आप लोग अभी पार नहीं किए लाइक का, ठीक है। चलिए शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होता है, यानी कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि खेल क्रिया खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है 67 नंबर, अभ्यास से क्या होता है। जो आप अभ्यास करते हैं उससे क्या होता है। आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाइए। अभ्यास से क्या होता है। चलिए 49 50 नंबर कौन से होंगे लाइक, आप लोग बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास से क्या होता है। देखिए अब जो बार बार अभ्यास करते हैं उससे क्या फायदा होता है, यानी इसका राइट आंसर बताइए। अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है ना। 67 बहुत अच्छे जवाब। ज्ञान इंद्रिया हमारी कौन सी है, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 5 होती है। अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो पता है आपको, मातृभाषा में होनी चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही देना उचित है, सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता की बात हो रही है। चलो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर आप लोग मेंशन जरूर कीजिए। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, विषय का गढ़ होना। देखो इस क्वेश्चन को आप हटा दो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इधर हमको दिख रहा है 69 है, इसको आप हटा दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो आप। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। बहुत कंटिन्यू बोल रहे हैं ना, और बोलने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, तो थोड़ा सा आंसर आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा आप लोग। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। देखिए जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं उससे क्या लाभ होता है बताइए, ये तो पता है ना आपको। जो आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं उससे आपको लाभ क्या होता है, कुछ ना कुछ तो लाभ होता है। आप पुस्तकें पढ़ते हैं लाभ के लिए ना पढ़ते हैं। चलिए तो क्या होगा, अभी तक कितना देरी होगी आपके कमेंट आने में, इतना समय मत लगाइए आप लोग। क्या होगा, ज्ञान में व्यापकता आती है। क्या होती है, ज्ञान में व्यापकता आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा करके आओगे, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो हर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन यही है, लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे आपको करना है, कैसे इसको छांटना है ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी के साथ छांट सकते हो उसमें, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आप लोग को, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। चलिए क्वेश्चन कहाँ चला गया पता नहीं, देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर कितना पे थे, 70 पे थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, देखिए अधिगम मतलब क्या होता है। चलिए इंग्लिश भी करवा दिया जाएगा। देखिए अधिगम के लिए, अधिगम मतलब क्या होता है। अधिगम मतलब सीखना होता है, जिसको लर्निंग बोलते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसको अधिगम बोलते हैं। तो सफल अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए क्या आवश्यक है, लर्निंग होता है, अधिगम को कहते हैं लर्निंग बोलते हैं, सीखना। क्या होगा, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। देखिए अगर कोई बच्चे को सिखाना है तो जो उसकी मानसिक स्तर है, जो उसकी रुचि है, उसको ध्यान में रख के सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख लेता है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास दे रहे हैं क्लास दे रहे हैं क्लास दे रहे हैं और क्लास बोरिंग हो जाए, तो थोड़ा बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए, ठीक है। अगला कि अध्यापक को विषय का पूर्ण अधिकार हो, यानी कि जो भी सब्जेक्ट अध्यापक पढ़ा रहा है उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वह सफल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, कोई भी पाठ है जिसको पढ़ाना चाहिए तो सबसे अधिक प्रश्न आप कहाँ से पूछेंगे, ये बताइए आप। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न कहाँ से पूछना चाहिए। चलिए बहुत फास्ट जवाब, सानू का। चलिए कुमार सानू तो नहीं आ गए हैं आप, कुमार सानू के साथ अलका याग्निक। चलिए सानू का बिल्कुल सही है, विकास चरण से, ठीक है। कहाँ से, विकास चरण से, आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो किस चरण से प्रश्न पूछना चाहिए, तो विकास चरण में, ठीक है, विकास चरण में प्रश्न को पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 72 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन सा कथन गलत है, इसमें सही नहीं है, बताइए ये चीज़ बताइए, इसमें कौन सा गलत है ये बता दीजिए आप लोग। ना भी ना होगा, बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए तो इसमें देखिए गलत जो होगा वह शिक्षक क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है, कोई जन्म से ही शिक्षक नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, क्वेश्चन कराया जा चुका है कि एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन सब हो गया ना, तो इस क्वेश्चन को कराने से कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो क्या होता है। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर 75 का आंसर कर लो आप सभी। ऑप्शन डी होगा ना इसका आंसर। देखो अध्यापक को अपने छात्र पर गर्व होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बताइए। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ जो है नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो जरूरी है, तो आप भी जानते हैं, और जो निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, लेकिन इसके साथ जो कह रहा है कि किसका बोझ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। घर परिवार का, ठीक है, शादी ब्याह का। ऑप्शन हटा दें, हम चेंज ही कर दे क्या। चलो कोई बात नहीं, नहीं हटाते, इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दो। क्या होगा 76 का ऑप्शन सी, यानी कि गृह कार्य का बोझ। ठीक है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर क्या होना चाहिए, गृह कार्य का, यानी कि होमवर्क का बोझ नहीं होना चाहिए, घर का बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व क्या है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसका मुख्य तत्व क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है। एक शिक्षक की सीखने की इच्छा, एक व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वह अच्छे से सीख पाएगा। अनुकूल परिवेश, यानी कि वातावरण भी उसके अनुकूल होना चाहिए। और प्रेरणा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये सभी अगर रहता है तो बच्चे आसानी के साथ सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से है कि पाठ्य योजना के बारे में बताइए। ठीक है, पाठ्य योजना कब सार्थक होती है। बेटे, पाठ्य योजना के बारे में बताइए कि पाठ्य योजना कब सही बनेगी। पाठ्य योजना कब सही बनेगी ये बताइए आप। चलिए, आप लोग को जहाँ ऑप्शन डी मिलता है ना, आप लोग सोचते भी नहीं है, फटाफट ऑप्शन डी दे देते हैं, कहते हैं कि ये तो होगा ही, जाएगा कहाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सही है। अगला क्वेश्चन निकालिए। छात्रों के आयोगों का दमन करने से क्या होता है। छात्रों का अगर आवेग का दमन किया जाए तो क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 है। अब बताइए कि छात्रों के आवेगों का अगर दमन किया जाए तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वे अनुशासन मानने लगते हैं और उसमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण अधिक उपयुक्त है। गणित शिक्षण के लिए देखो, अच्छा इसमें था ना आपका, उसमें ज्यामिति था ना, इसमें ऑप्शन क्या है आपका, एल्गोरिदम हो जाएगा। तो गणित सीखने के लिए क्या होगा, एल्गोरिदम हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे अधिक उपयुक्त विधि जो है वह एल्गोरिदम है, बिल्कुल नहीं, एल्गोरिदम होगा भाई। क्या होगा, एल्गोरिदम विधि से गणित को आसानी के साथ सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, छात्र के अंदर जो अभी आपराधिक छवि आ रही है। सर आज आपकी कब से क्लास स्टार्ट होनी है। क्लास स्टार्ट हुआ है 12 बजे हुआ, अब 1 घंटा पूछने वाला, 1 घंटा हो गया आपकी क्लास स्टार्ट हुए। अभी तक टोटल हम लोग 50 और 30 80 क्वेश्चन कर लिए। अगला कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा अपराधिकता का मुख्य कारण क्या है। बच्चे जो देखिएगा कि युवा अपराध प्रवृत्ति का होते जा रहा है, बहुत ही अपराध कर रहा है आजकल, तो इसका कारण क्या है। आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मध्यता, क्या है, कुछ समायोजन, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 81 और इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। उसकी ज़रूरत की चीज़ों को ना मिलना। देखिए, ये तो मैसेज कल ही किया गया था और क्लास आपकी 11 बजे ही लग गई थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, छात्रों में जो आपराधिक प्रवृत्ति हो रही है, जो युवा अवस्था में भी वो अपराध को ज़्यादा ज़्यादा इस घटना में शामिल हो रहे हैं, तो इसका कारण यही से है। अगला कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका फटाफट आप आंसर बताइए। एक शिक्षक की कौन से गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो छात्र सबसे अधिक जो शिक्षक का कौन सा गुण है जिसको पसंद करता है, वह होती है उसकी निष्पक्षता। क्या है, उसकी निष्पक्षता को, उसकी जो निष्पक्षता होती है उसको छात्र जो है सबसे अधिक पसंद करते हैं, यानी कि छात्र का, शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई कि कौन सी पाठचर्या सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मात्र 2 से 3 सेकंड, इसका आंसर हाजिर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है भाई, कई बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है तो क्या हो गया। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी पाठचर्या होती है जो बालक के शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, वही तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या कैसे सुनेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप छात्रों की जो निजी समस्या होगी, छात्र की जो पर्सनल प्रॉब्लम होगी, आप उसको कैसे सुनेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे सुनेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप छात्रों की जो निजी समस्या होगी उसको आप कैसे सुनेंगे। कभी नहीं सुनेंगे, या हमेशा सुनेंगे, या फिर सुनकर आप किसको बताएंगे, प्रधान अध्यापक को बताएंगे, या फिर आप उसको सुनेंगे जब कोई विशेष काम हो। देखते हैं कि आप इसका आंसर देते हो। देखो, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग सही नहीं कर पाते हो तो फिर क्या हम आपसे उम्मीद रखें कि आप क्वेश्चन सही करके आओगे। अरे आप एक शिक्षक हो, अगर कोई बच्चा की पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका काम क्या है, उसको सुनना, हमेशा सुनना, ना कि जब कोई विशेष हो तभी सुनेंगे। ठीक है, आप टीचर है तो उसकी जो प्रॉब्लम है आप तो उसको सुनेंगे ही ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना चाहिए। कौन सी वस्तु होना चाहिए टीचर बनने के बाद उसके घर पे। चलिए बताइए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर कौन सी वस्तु का होना जरूरी है। तो वह है पुस्तकालय। क्या, ठीक है, देखो कौन सा
पुस्तकालय का होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसको हटा दो। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन सा आवश्यक है इसमें से? बताइए, अगर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है तो इसमें से कौन सा जरूरी है, ये बताइए आप लोग। क्या आप लोग धीरे धीरे अब जो है सुस्त होते जा रहे हैं ना? सुस्त मत होइए, ठीक है ना। देखिए, जब तक परेशानियों का सामना नहीं करिएगा तब तक इंसान चमकता नहीं है। तो हर इंसान जो है परेशानियों का सामना करता है। तो आज आपकी क्लासेस से अभी तो 1 घंटे ही क्लासेस हुई है, परेशानियाँ तो आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। किसी ने सच ही कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। अरे बिना परेशानियों का इंसान चमक नहीं सकता, बिना परेशानियों को इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा, ठीक है। तो परेशानियाँ हर किसी के पास आती है, उस परेशानियों को सामना करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर भी भूल जाते हैं। ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन हो जाएगा। एक मिनट आप लोग आंसर दो तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है आपके सामने भाई? 80 कितना, 87 है ना। चलो इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन हो जाएगा। अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन के बाद ये ना, अरे क्या है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। देखो एक चीज़ हम आपको बताएं, जिसको भूख लग गया, जाइए आप लोग खाना खाइए जिसको भूख लग गया। अजीब हाल है, ठूस ठूस के सब खा के आया होगा, एक एक छिपा पहले से देख के आया होगा सब। अभी 1 बज रहा है, अभी तक बताइए कि कौन नहीं खाया होगा खाना? सब खाना खा लिया होगा। क्लास करने पर भूख लगता है सबको, अजीब हाल है। कंटिन्यू बोल रहे हैं हम 1 घंटे से, कंटिन्यू 1 मिनट के लिए भी हम चुप नहीं हुए हैं। बोल रहे हैं हम, तो भूख हमको लगना चाहिए, तो भूख ये सबको लगता है जो मतलब आराम से बैठ के देख रहा है। क्या अजीब हाल है। चलो खैर इसका आंसर करो आप लोग। क्वेश्चन रिपीट है, अनुराग पैदा करना, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन कैसे बताइए। आप लोग नहीं खाए हैं तो हम कहाँ मना किए थे आप लोग कि नहीं खाइए? चलिए अमन बाबू बोले कि सर हम लोग बैचलर, हम पीजी में रहते हैं। चलिए ये बात आपका मान सकते हैं, ठीक है। आपको भूख लगी होगी, ठीक है, क्योंकि आप अभी तक बनाए भी नहीं होंगे, क्योंकि बैचलर का हालत हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी तक आपका खाना भी नहीं बना होगा शायद, होता है कभी कभी बनता है, कभी कभी बनता भी नहीं है, बस ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप खाते रहिए ना। देखिए आप लोग के पास तो ऑप्शन है, आप लोग खाना खाते रहिए ना, खाना खाते रहिए। हाँ 1-2 मिनट के लिए कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं दीजिए, कम से कम सुनते रहिए वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कैंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ चुका है कि कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? जब आप क्लासेस ले रहे हैं तो बच्चों से आप कैसा प्रश्न पूछेंगे, आप ये बताइए। चलिए अमन बोले कि सर हम क्लास खत्म करके ही जाएंगे। देखिए आप खाना खा लीजिए, क्लास लंबी अवधि के लिए चलने वाली है, ठीक है। अभी समय है, क्लास कब तक चलेगा ये हम भी नहीं कह सकते हैं, समझे बात को। जब तक आप लोग सकिएगा, जब तक आप लोग आंसर दीजिएगा, जब तक आप लोग के माइंड के ऊपर से ना गुजरने लगे, तब तक क्लास आज ऑफ नहीं होगी। सिर्फ बीच में नेटवर्क बाधा ना बने। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए। इसका आंसर देखो लाइव है, तो कोई भी समस्या अगर होती है तो आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। इसको आप हटा दो, क्वेश्चन नंबर 92। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताइए आप। चलिए केशव बोल रहे हैं कि सर एक क्लास शेयर कीजिएगा ना। क्लास तो शेयर ही है ना, ठीक है। आप लोग को अगर भूख लगी है तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2-4 मिनट का हम आपको ब्रेक देंगे, ठीक है। जिन लोगों को पानी वानी पीना होगा आप लोग पी, तो 2-4 मिनट का ब्रेक देंगे, हम ज़्यादा का नहीं देंगे, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है कब? अगर वह क्या करती है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? देखिए एक अध्यापक को, चलिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, किसे महत्व देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कितना है? 94 है। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी कुछ देर पहले जीके के क्वेश्चन को करें हैं 50, अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हिंदी में चलेंगे। हिंदी के भी क्वेश्चन को हम करवा देंगे कुछ, ताकि हिंदी भी आपका होना चाहिए। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर आप एक टीचर हैं, अगर बच्चों का विश्वास अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप एक शिक्षक है, अगर बच्चों का विश्वास प्राप्त करना है आपको तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, सानू यादव यूट्यूब पर ही रहेगा। पिछली बार भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था आपकी क्लास का, 6 घंटे की लाइव क्लास लिए थे, पूरे 6 घंटे की लाइव क्लास पिछली बार भी कराए थे। वह भी वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। 2021 के नाम से है, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोगों ने करवाया था, तो 6 घंटे की क्लासेस हुई थी वहाँ पे कंटिन्यू।
चलिए बिना खाए भी है। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी तो वह उसका विश्वास प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र जो है ऊँघते हुए पाए जाते हैं, सोते हुए पाए जाते हैं, तो क्या होगा इसके बारे में? देखो बताइए। चलिए जी सर, 11 अगस्त को रिकॉर्ड बनाए थे। हाँ 11 अगस्त को हुआ था, और 12 अगस्त को भी 2-2.5 घंटे तक हुआ था। चलिए बहुत एनर्जी जाती है, 6 घंटे कंटिन्यू बोलना जो होता है ना, हालत ख़राब हो जाता है। खैर उसके बाद हालत ख़राब हुआ था, लेकिन आप लोगों की क्लासेस हो गई थी। चलिए यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र अगर ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी कि सोते हुए पाए जाते हैं, तो क्या हो सकता है? देखो अगर छात्र अगर कक्षा में ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो शिक्षण में भी कमी होती है, बच्चों के अंदर भी कमी होती है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं सही है, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। देखो बहुभाषी समझते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए बहुभाषी क्या होता है। देखिए बहुभाषी पहले समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो एक बार बता दीजिए कि बहुभाषी क्या होता है, जो लोग समझते होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं को। भारत क्या है? एक बहुभाषी देश है। ठीक है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। बहुत भाषा यानी कहने का एक से अधिक भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, जहाँ पे एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है उसको बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषी देश कहते हैं, बहुभाषी राज्य कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुभाषी का मतलब होता है एक से अधिक भाषाओं का जानकारी। तो भारत क्या एक बहुभाषी देश है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसाधन के रूप में देना। किसके रूप में? संसाधन के रूप में। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर जो होता है, जो प्राइमरी कक्षा जो होती है 1 to 5 के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो प्राइमरी कक्षा ही कहलाता है। तो 1 to 5 जो प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? 98 क्वेश्चन नंबर का आंसर तो ऑप्शन बी, यानी कि धैर्य और किसको? दृढ़ता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे। देखो कह रहा है कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, कब होती है बताइए। इसके बाद हम लोग हिंदी के ऊपर चलेंगे और हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या हिंदी में कुछ क्वेश्चन जरूरी है ना? हिंदी में क्वेश्चन करें, चलिए देख ले थोड़े से समय के लिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवन मूल्यों से गिरावट से। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? देखो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनकी जो बुद्धि उपलब्धि होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है कि बहुत बच्चे सीख लेते हैं, बहुत बच्चे नहीं सीखते, बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत धीमे गति से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता वह होती है जो हर बच्चे के अंदर पाई जाती है। यहाँ तक कि जो बच्चा जुड़वा भी पैदा होता है ना, उसके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चाहे वह रंग के आधार पर हो, चाहे रूप के आधार पर हो, चाहे वह किसी भी आधार पर हो, तो हर बालक के अंदर व्यक्तिगत विभिन्न होता है, लेकिन वह सेम नहीं होता है, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो कहता है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर शिक्षण व्यवस्था फेल होती है, ठीक है, अगर कोई बच्चा सीख नहीं पाता है तो इसमें बच्चों की कमी नहीं होती, पूरे शिक्षण व्यवस्था पे मतलब दोष होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ होता है कि पूरे शिक्षा व्यवस्था पे सवाल होता है। वहाँ पे बच्चों को दोषी नहीं दिया जाता है, इसी तरह के उसमें नहीं दिया जाता है। चलिए अगर क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि अगर किसी कक्षा में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो क्या होता है, इसका रीजन क्या है? तो पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल है, वो आपका सटीक आंसर होगा। उसमें पूरी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह फेल होती है उस समय। बात को समझिए, उसके अकॉर्डिंग कुल में भी आपका आंसर होगा ए ही होगा, सी नहीं होगा। बात को समझिए आप। चलिए बताइए, अब 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का करवा दिए। नहीं, बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अभी जो है पूरी शिक्षण व्यवस्था के ऊपर सवाल आपका खड़ा हो जाता है। अब एक चीज़ देखो, हमारी एक चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण। भिन्नता पाए जाने का कारण कि सब बच्चे के अंदर नहीं ना, अगर एक दो बच्चे हैं तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। क्या सेम क्लास में डिफरेंस पाया गया है तो सेम क्लास में डिफरेंस पाया गया है तो उससे कोई नहीं है। ठीक है, उसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था ही आपकी फेल मानी जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी था, क्या था 90 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन था कि कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या बालकों के पूर्ण ज्ञान से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 90 है ना? नहीं, इसमें परिवेश के ऊपर नहीं होगा। अगर देखो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चा फेल हो रहा है, तो केवल बच्चा फेल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपकी सारी सिस्टम फेल हो रही है। ये चीज़ होगा आपका, केवल बच्चा फेल नहीं हो रहा है वहाँ पे, ये माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग को 2-4 मिनट रेस्ट चाहिए। हम डिस्कनेक्ट तो नहीं होंगे, लाइव में ही रहेंगे। अगर आप लोग का थोड़ा संबंध अगर उड़ गया है तो 2-4 मिनट हम आपको दे सकते हैं, इतना समय कि आप लोग बातें कर सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं, फिर हम 1 से 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए आप लोग, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। हमको तो यहाँ पे रुकना नहीं है, रुकना तो आप लोग को है ना। तब तक पानी वानी पी लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग को मना किया गया कि पानी नहीं पीजिए। 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट लंबा समय नहीं होगा, हम करवाएंगे। ठीक है, 2-3 मिनट समय देंगे आपको हम। क्या करना, अच्छा करवा रहे हैं हम यहाँ पे। अब बताइए प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है, क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं हम, बोलना पड़ रहा है हमको, तो फिर दिक्कत आपको कहाँ हो रही है? हिंदी भी करवा देते हैं व्हाट्सएप, टेंशन मत लो। ठीक है, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। समझे बात को? आप लोग तो समझते कम है ना, थोड़ा सा आप लोग को समझाना भी जरूरी है। चलिए हिंदी में लगा देते हैं तब तक।
तब तक आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाना नहीं है। देखो इसलिए रेस्ट दे रहे हैं। देखिए कि क्लास करने का मतलब कंटिन्यू क्लास करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कहीं भी आप घर पे भी पढ़ते हैं तो जब 1 घंटे की क्लास कीजिए ना तो 2 से 5 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए, समझे बात को, ताकि आपका माइंड ऑब्जर्व कर सके। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए तो आपका माइंड भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इसलिए हर 1 घंटे पे आप 2 से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, ठीक है। चलिए पुष्पा बोले सर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? देखिए आप लोग का जितना भी मार्क्स है, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप एडमिशन के लिए ज़्यादा परेशान मत होना। एग्जाम दे के आप आना, जब कॉलेज सेलेक्ट करना होगा ना तो आप मुझे बताना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अप्लाई करना है, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं कि पहले नंबर पर कोई दूसरा कॉलेज उठा के रख दो तो फंस जाओगे आप वहाँ पे, ठीक है। काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होती है यहाँ पे। अगर थोड़ी भी गलती आप करते हैं तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए क्या करना, आप वहाँ पे सब सोच समझ के भरना, हम वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। अभी कटअप तो यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कितना कटअप पे होगा आपका, लेकिन हाँ आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज चाहिए तो मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे प्रोसेस कैसे मिलेगा, आप अच्छा नंबर तो लाइए। चलिए पटना में तो बहुत कम ही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जहाँ पे होगा। देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी तो आपको सहना पड़ेगा। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन लगा देते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कॉलेज अप्लाई करना गलती से भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर चेंज मत करना, ठीक। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हो पढ़ने तो जा सकते हो, अगर आप बॉयज़ भी हो अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते हो तो किसी भी हाल में बाहर की कॉलेज को सिलेक्ट मत करना, हम आपको बताएंगे। बस एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसानी के साथ करना। हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्या दुर्दशा होती है स्टूडेंट का, परेशान हो जाता है। पिछली बार तो ऐसा हो गया कि एक लड़की का वो जल्दबाजी में करवा ली, उसको मना भी किए थे कि तुम नहीं करवाओ, तो वो पूर्णिया की थी, पूर्णिया से उसका एडमिशन हो गया दरभंगा में हो गया, समझो। अब उसको जो भी क्लास करना होता है, जो भी दिक्कत होता है, तो पूर्णिया से आती है दरभंगा के लिए, फॉर्म वगैरह भरना और सब कुछ भरना हो, कितना मैनेज करोगे आप? फिर भी आपको फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन करने, ये सब के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। तो आप समझो कि पूर्णिया से वहाँ पे आना, आखिर उसके एरिया में भी एडमिशन हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है ना, तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ। आप घबराओ मत, ठीक है, आपका जितना मार्क्स है हो जाएगा। आप समझो पूरे बिहार में 6 या 7 ही आपका सरकारी कॉलेज है, ठीक है, 7 या 8 था पहले, तो कुछ घटा भी है। हम उसका लिस्ट भी आपको दे देंगे। एक मुजफ्फरपुर में है, एक भागलपुर में है, एक आपका समस्तीपुर में है, समस्तीपुर में शायद देखना होगा मिस भी करिए, एक छपरा में था आपका, एक सहरसा में है, एक आपका मगध यूनिवर्सिटी के अंदर है, एक आपका पटना में भी आपका है। नहीं पूरे बिहार में 7 या 8 ही कॉलेज आपका सरकारी कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। पटना में आपका एक पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी हो गया, ठीक है, वहाँ पे है। भागलपुर में है एक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बातें तो हो गई। हम हर टॉपिक आपको बता देंगे, हर कटअप आपको बता देंगे, बस आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। आप सोचिए अधिक से अधिक मार्क्स लेके आइए। अगर प्राइवेट कॉलेज भी आपको अच्छा चाहिए भाई तो आपको ज़्यादा चाहिए। हाँ सहरसा वाला का भी अभी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। पिछली बार क्या हुआ, छात्रों को मतलब दे दिया गया सहरसा कॉलेज, और लास्ट में जब एडमिशन कराने गया तो कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन ही खत्म है। एनसीटीई ने इसका मानता ही रद्द कर दिया। अब लास्ट में फिर से काउंसलिंग किया गया, उस छात्रों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। उसमें बहुत सारे छात्रों को जो सहरसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था वो भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा खेल होता है इसमें, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है, आप उसको समझेंगे। हम हर एक लिस्ट बता देंगे। पहले आप एग्जाम देके आइए, एग्जाम देने के बाद कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपके पास समय होता है, उसके पहले हम हर एक चीज़ बना देंगे, ठीक है। आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन उसके लिए मत लीजिए, ठीक है ना। उसमें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हिंदी में, और देखते हैं कि पुरोहित में उपसर्ग, उपसर्ग समझते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। अब उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग बातें करेंगे। आप लोग एग्जाम दीजिए, हम एक बार लाइव क्लासेस दे देंगे आपको, लाइव मतलब डिस्कशन कर लेंगे एग्जाम के बाद कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हर एक अपडेट हम लोग देते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगी। आरा में आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। चलो पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे पूरा क्या है, पुरोहित में क्या है, पूरा है, ठीक है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, जिया क्या बोल रही है, कुछ बोल रही है ना सर। जनरल का कितने पास मार्क्स है, देखिए पासिंग मार्क्स आपका 42 है, ठीक है। जनरल का पासिंग मार्क्स होता है 42 यानी कि 42 नंबर। चलो पुरोहित में उपसर्ग जो है कौन सा है, पूरा है, ठीक है। यह पुरोहित में उपसर्ग है, उपसर्ग तो आसान होता है, आप निकाल पाओगे। अगला है कि औनत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। अरे पूर्णिया में भी नहीं है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। मैंने बताया आपको कि बहुत कमी है, 7 या 8 ही के आसपास होगा, उससे कम ही हम लिस्ट आपको दे देंगे। पहले आप एग्जाम तो दीजिए, जब कॉलेज देखिए उसकी जरूरत आपको, जब कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी तब पड़ेगी। हर एक अपडेट आपको उसके पहले मिल जाएगी। औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग की बात करें तो क्या होगा, अ हो जाएगा, ठीक है। औनत में क्या हो जाएगा, अ होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग दे रहे हैं आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय सावधानी, सावधानी ई। चलिए हिंट्स भी मिल गया आपको। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सावधानी में जो प्रत्यय लगा हुआ है, अब देखो कह रहे हैं भाई कि आनी प्रत्यय थोड़ी ना, कोई ई प्रत्यय है। सावधानी ई क्या है, प्रत्यय है। जो सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, आप लोग कैसे आनी कैसे कर रहे हैं, आनी या जानी, गलती। चलिए बताइए इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना 154, भाववाचक संज्ञा के बारे में बता दीजिए आप लोग। बताइए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं सबका एडमिशन होगा,
मैं आपको कह रहा हूँ ना, लेकिन हाँ उसका प्रोसेस के साथ चलिएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर आपको आवश्यक सूचना देते कि गलती क्या होता है पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी, कि 75 नंबर वालों को भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला था, प्राइवेट कॉलेज में भी उसका एडमिशन भी नहीं हुआ था, और 50 नंबर वालों का भी एडमिशन हो गया था। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप 70 नंबर ला लेते हैं तो खुश रहिएगा हमको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप सही चुनाव नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। 70 वालों को भी कॉलेज मिल जाएगा, 50 नहीं मिलेगा, 50 नंबर वालों को भी कॉलेज मिल जाएगा, 45 वालों को भी मिल जाएगा, और ऐसा होगा कि 80 वालों को भी नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे रीजन है, कॉलेज सेलेक्ट करने में गड़बड़ी करते हैं तो वहाँ पे सब परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बचपन। इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण क्या होगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है आज का, 5 है। शिव का विशेषण बता दीजिए क्या होगा। चलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट आपको मिलती है वहाँ पे। जो भी प्रॉब्लम होती है हर बच्चे का वहाँ पे सोल्यूशन दिया जाता है। आप अगर जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 2020 का 2021 का जितने भी काउंसलिंग को हम लोगों ने अपडेट किया है सब कुछ आपका वहाँ पे होगा। तो शिव का विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होता है, शैव हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अभी तक तो आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। तो भूतकाल के कितने भेद हैं आप जानते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कालवा का पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था पिछला बार भी। तो भूतकाल के कितने भेद हैं देखिए, एक आप जानते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट काल, एक होता है पास्ट काल, और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए। क्या यहाँ से क्या है दसुन छोटू। चलिए इसका आंसर बताइए, भूतकाल के कितने भेद हैं। रौनक हल्ला करेगा मारूंगे। बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं भूतकाल के। पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर समझते हैं ना। चलिए बताइए बचपन में पढ़े हैं कि नहीं, कि ताते थी के प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट, यही ना, गागे की को फ्यूचर मानो, ये तो पढ़े होंगे ना बचपन में। चलिए अगला कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान का जो विभक्ति है वो क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर बताइए आप लोग कि अपादान कारक। देखिए कारक समझते हैं ना, कारक की जो विभक्ति चिन्ह है उसको, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, उसमें आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा वहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपादान में के लिए आएगा, अपादान में के लिए आएगा कि आपका अपादान से आएगा। अपादान से ना होता है, अपादान से होता है। विभक्ति चिन्ह आप लोग निकाल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपादान से होता है, आसान होता है। देखिए विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद हो जाएगा ना, आठ तो होता है, तो कारक से आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान, कर्ता ने, तो कर्तम ने आ जाएगा, तो ने जहाँ पे आएगा वहाँ पे कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्म को आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, आसान क्वेश्चन है। अगला कि यथार्थ में कौन सी संधि है। ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि है बताइए, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 158 बताइए कि यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है, फटाफट बताइए। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 जीके से, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 50 जॉब का सीरीज चल रहा है, वह आपका हिंदी से चल रहा है। ठीक है ना। चलिए तो बताइए कि यथार्थ में कौन सी संधि है भाई, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यथार्थ में कौन सी संधि है, चलिए फटाफट समय गवाइए मत। ऑप्शन ए यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, यथार्थ। ठीक है, संधि आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम कौन है। चलिए संधि में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए संधि हम पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो तत्सम बताइए, तत्सम तत्व तो पढ़ा है ना। तत्सम में क्या होता है, कैसा शब्द, संस्कृत के जैसा। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें से। इसमें तत्सम कौन है भाई, क्वेश्चन कितना है 159। चलिए वर्षा, वर्षा नाम भी है, और वर्षा क्या है, तत्सम भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसका नाम वर्षा हो वो तो खुद तत्सम है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के समान है ना, वर्षा, वर्षा को वर्षा ही ना कहते हैं। चलो अगला है कि मते में कौन सी संधि है। पुष्पा, कार्तिक, वर्षा, हीना, चलिए प्रीति, जूली, जया, नीतू। चलिए आप लोग जुड़े हैं। बताइए मतैक्य में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 160 है, मते में कौन सी संधि है। हमने आपको बताया था, देखिए जहाँ कहीं भी आपको डबल ओ की मात्रा है, जहाँ कहीं भी सेंटर में है हमको बताया था एन संधि, जहाँ कहीं भी डबल ओ की मात्रा है, ठीक है, हमने बताया था वो कौन सी संधि होती है, वह होती है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया, डबल ओ की जहाँ पे मात्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखिए हिंदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी की डिफिनेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के गर्भ से। इसको हटा दो, क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको हटा दो आप। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो। अभी हम बता ही रहे थे ना कि देखो इसमें से रुको, कुछ क्वेश्चन हटाने दो हमको, क्वेश्चन तो बहुत है, जो जरूरी क्वेश्चन है उसी को रखो आप, इसको भी हटा दो।
चलो इस क्वेश्चन को बताओ। देखो क्वेश्चन आपका आसान आता है, हिंदी में वर्तनी सुधारने का भी एक क्वेश्चन आपका दे देता है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध है? कृपा है ना। कृपा कैसे लिखते हैं? अच्छा आप लोग का कृपा होगा तो कृपा करके दिखाइए, पहले कृपा लिख के दिखाइए। हम लोग कृपया लिखते हैं, कृपया ऐसे लिखते हैं ना, तो कृपा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना कृपा। ये कृपया हो गया, ये नहीं है कृपा, ऐसे लिखते हैं कृपा। ऑप्शन बी। चलिए इसमें क्या, अच्छा ठीक है, सानू यादव बोल रहे हैं कि सर इसमें क्या एनालिसिस करते हैं? देखिए हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तत्सम भी पढ़ा चुके हैं, तत्व भी पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस करने का समय नहीं है। अब यहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे तो कहाँ से काम चलेगा? हम पढ़ा चुके हैं, अब जाके प्लेलिस्ट में देखिए सब कुछ पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है भाई कि जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा इसमें डिफिनेशन भी तो नहीं है ना, समझे बात को। देखो जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या है? ये तो भाई मुहावरा है ना, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। हम हर टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वही ना है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि इतनी देर क्लासेस देनी पड़ रही है कंटिन्यू। अगला कि जस दुल्हा तन बनी बराता का क्या हो जाए, यानी कि जैसा दुल्हा वैसा बारात, ये ना कहते हैं। ऐसे नहीं होगा, इसका आंसर निकालिए। यानी कि जस दुल्हा तन बनी बराता, यानी कि जैसन दुल्हा वैसन बराती, ये ना कर सकते हैं। यानी कि सभी जो है, पहले आपका आंसर देख लेते हैं। हाँ वाह क्या बात है, आप लोग का दांत देना पड़ेगा। कहाँ से आप लोग ऑप्शन देखिए, जहाँ देखा नहीं दुल्हा दुल्हन का बात समझा नहीं, सबकी सुंदर सुंदरी पर पहुँच गया। बताओ यहाँ पे दुल्हा दुल्हन, देखो दिमाग लगा देखिए, यहाँ पे दुल्हा है और दुल्हन है, तो दुल्हा दुल्हन है तो सुंदर तो होबे करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन दे रहा है सबकी सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है। मतलब शादी विवाह का नाम नहीं है कि बस दुल्हा को दुल्हन के साथ मिला देना, हो गया। अजीब हाल है। जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ होता है कि सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, यानी कि जैसे दुल्हा वैसे दुल्हन एक ही जैसा ना। आप लोग भी है ना, कहाँ से कहाँ एक बार लेके चले जाते हैं। अच्छा इतना अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी इसका आंसर दे देंगे। फिर ऑप्शन डी कैसे दे रहे हैं आप लोग? किस आधार पे? सुंदर के आधार पे। आप लोग सुंदरता देख रहे हैं दुल्हा दुल्हन का, सुंदरता मत देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी कर लीजिए। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बेइंसाफी, चलिए बेइंसाफी में कौन सा शब्द लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, वे लगा हुआ है, वेन लगा हुआ है, या फिर बेई लगा हुआ है? तो वे इंसाफी में कौन सा शब्द लगा हुआ है जो उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी बे हो जाएगा। देखो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो इंसाफी क्या है? यह आपका शब्द है इंसाफी, और इसमें क्या हुआ? बे लग गया, बे यह आपका उपसर्ग हो गया, और तब जाके बन गया, क्या बन गया? तब बन गया पूरा यह बेइंसाफी हो गया। तो शब्द उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, जो आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में होता है, जैसे बहाव, ठीक है। बहाव, इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 167 है। बहाव में क्या हो जाएगा? बहाओ, ठीक है। बहाव, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है, और ये आप प्रत्यय रखने के बाद क्या हो गया? यह बहाव हो गया, ठीक है। यह क्या हुआ? बहाव हो गया। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? आओ, मतलब इधर आओ, आओ इधर आओ, ठीक है। ये तो समझ गया ना कि बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आव प्रत्यय लगा हुआ है। आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो क्वेश्चन आया था आपका पूरा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस शब्द में आवा प्रत्यय लगा हुआ है? दिखावा, भूलावा, लावा, चढ़ावा, किसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? समझे बात को। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, कैसे नहीं है? दिखावा आवा, भूलावा, चढ़ावा, लेकिन सिर्फ लावा। लावा में एक है ना, लावा ऐसे लिखते हैं। दिखावा में आ जाएगा दिखावा, दिखावा, आवा प्रत्यय हो गया। लेकिन लावा में केवल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय नहीं होगा, आवा प्रत्यय लावा में नहीं होगा। आप तो समझ आ रहा है ना? आप तो उपसर्ग प्रत्यय समझ गए। आप क्वेश्चन आएगा तो बना के आएंगे ना उपसर्ग प्रत्यय में। अगर नहीं आया तो, अगर नहीं बना के आइएगा तो बहुत मार खाइएगा उस समय। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा आएगा। अगला कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें उपसर्ग का प्रयोग जो है किसमें हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, या फिर इसमें से अगला की पढ़ाई। देखो पढ़ाई में क्या है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई में क्या है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उपसर्ग की बातें कह रहा है, तो उपसर्ग किस में लगा हुआ है? लेकिन किंतु परंतु बंधु, वो वाला बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ? उपकार में। कहाँ पे? उपकार हो जाएगा ना। अब देखो अब पढ़ाई में देखोगे तो यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, ई जो है प्रत्यय लगा हुआ है, और उपकार में क्या हो जाएगा? उप आपका उपसर्ग है। अब समझ में आया? अच्छा एक चीज़, वर्षा इसका आंसर गलत दे रही है, ये क्या हुआ? बाकी सब सही दे रहा है, रंजन भी इसका आंसर गलत दे रहा है। क्या क्या चल रहा है सब? अरे इतना समझा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कार में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय शब्द के किसी बाद में लगता है। देखो इसमें लगा हुआ है कहीं पे, देखो कैसे मारिएगा सर? फोन में घुस के। चलो देखो अब इसमें देखो प्रत्यय लगा हुआ है, साफ साफ। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ इसमें अगर ये नहीं बना पाओगे तो क्या करोगे? फिर से गलती, हद है भाई, नहीं सुधरोगे तुम सब, ठीक है।
चलो जो लोग ऑप्शन बी बी के साथ जा रहे हैं, देखो धानिक में इक प्रत्यय है कि नहीं, धानिक, धानिक ऐसे कहते हैं ना, धानिक, इसमें क्या इक प्रत्यय है, तब जाके क्या बना, धानिक बन गया। धनिक में इक जो है प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में होता है, किसी शब्द के बाद में लगता है आपका प्रत्यय, तो धनिक में क्या हो जाएगा, इक आपका प्रत्यय है। पूछेगा धनिक में कौन सा प्रत्यय है, तो अगर धनिक में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, इक, धनिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इतना क्वेश्चन करवा देंगे प्रत्यय का कि फिर आपका दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला बात है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में होता है, फिर से बता रहे हैं, सागर, इसमें तो नहीं आ रहा, नगर, जादूगर, जादूगर ओ जादूगर, कि बाजीगर ओ बाजीगर, अच्छा बाजीगर ओ बाजीगर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 172 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जादूगर ओ जादूगर या बाजीगर ओ बाजीगर, बात सेम ही है, क्या हो जाएगा, जादूगर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए उपसर्ग किस में लगा हुआ है। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, अभी हम एक दो क्वेश्चन पहले करवाए थे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत हो गया तो सच में फ़ोन में घुस के मारेंगे हम। वाह क्या बात है जूली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ में कार्तिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराधा का तो बहुत ही डबल बेनिफिट धन्यवाद, और उसके बाद अनुराधा के साथ हिना का भी धन्यवाद, फिर नीतू सिंह का भी, जया भारती का भी, आप सभी का धन्यवाद। जो लोग 173 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं, पढ़ाई, आपने तो मौज कर दिया आज, आप लोगों ने मौज कर दिया, क्या बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, दिखाई दे रहा है आपको कुछ और। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग, अरे उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, और आप आंसर दे रहे हैं प्रत्यय का। प्रत्यय पढ़ाई में हम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पढ़ाई में ई प्रत्यय है, जब हम बताइए थे कि ई प्रत्यय लगा हुआ है पढ़ाई में, तो फिर ये आपका ऑप्शन होगा कैसे, अभी ना बताए थे। उपकार में, यह क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कार में जो है, कार है, इसमें उप क्या है, उप आपका यहाँ पे उपसर्ग है, और ये दोनों ऐड हुआ तो उप धन कार क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में होता है, सबको मारेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। जब तक सही नहीं कीजिएगा तब तक उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते रहिए आप लोग, यही तो आप लोग को बस पढ़ना ही है। वीडियो को लाइक कीजिए जितने लोग देख रहे हैं, लगता है कि आप लोग की एनर्जी अब खत्म हो गई है, ठीक है, ज़्यादा क्लास करा दी है ना, इसलिए आप लोग की एनर्जी खत्म हो गई है, मतलब कोशिश हम कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, और चोट आपको लग रही है। चलो कोई बात नहीं है, चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 174, देखते हैं निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग है वह क्या है, निर है, ठीक है। चलिए अब की बात, निर उपसर्ग है, नी कहाँ से उपसर्ग हो जाएगा, नी कोई उपसर्ग थोड़ी ना है, नीर हो जाएगा, निर उपसर्ग है, नी तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, निर उपसर्ग है, नी कहाँ कोई उपसर्ग है। आप लोग एक काम कीजिएगा, जाके बुक्स में उपसर्ग प्रत्यय होगा उसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिर से अगर गलती कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे पछताओगे, 1 या 2 नंबर आप वहाँ पे कटवा लोगे। अगला कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए आप। उपसर्ग का प्रत्यय आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इतना दिन पढ़े क्या है आप लोग, कहीं भी आपने पढ़ाई किया तो क्या पढ़ाई किया है कि आपका उपसर्ग का प्रत्यय सही नहीं हो रहा है, इतना आसान टॉपिक है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना 175 है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय ही नहीं लगा हुआ है। चलो अब की बार तो बच गए आप लोग, बच कहाँ से गए आप लोग, ऑप्शन सी दे रहे हैं कि व्याम में सर प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ व्याम में आम लगा है प्रत्यय, खाओगे क्या, व्याम में आम प्रत्यय लगा हुआ है, खाओगे, ये प्रत्यय है, आम प्रत्यय है, धन्य है आप लोग, धन्य प्रभु। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो इसका, उपसर्ग वाला, कहीं यहाँ पे जाके आपका सही हो जाए। चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, चिरायु में कौन सा लगा है, चलो देख लो इस क्वेश्चन का आंसर। आम खाने के लिए सब बेचैन है, इसलिए प्रत्यय जो है आम लगा देता है, क्या होगा। चलो अब की बार आप लोग पास हो गए, अब फिर स्नेहा का ही फेल हो गई इसमें। स्नेहा, रवि, कहाँ थे आप, वर्षा, ये वर्षा नहीं मानेगी, तत्सम जो है ना इसको अब तद्भव बनाना होगा तब मानेगी। रवि, सबके लिए अलग है, इसके लिए आयु हो गया। चिरायु में, अरे इतना मार मारेंगे ना, ये देखो चिरायु कह रहा है, तो चिरायु में आप आयु जो कर रहे हैं, तो आयु आपका बाद में लग रहा है, तो बाद में लगे तो आपका प्रत्यय हो गया ना, ठीक है, बाद में लगाइएगा तो आपका आयु क्या है, प्रत्यय हो गया, लेकिन आपका उपसर्ग किसी शब्द के पहले होता है, तो चीर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा, उपसर्ग में क्या होगा आपका, चीर उपसर्ग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आप लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते रहिए, इतना अच्छा टॉपिक है, क्लियर नहीं किया आप लोग। अब यह लास्ट क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से कराएंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अरे भाई उपसर्ग नहीं है तो क्या होगा, प्रत्यय होगा। देखो ना भी प्रत्यय है, ध्यान देना, ना जो होता है ये भी प्रत्यय है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओढ़ना, ओढ़ना बिछौना, समझते हैं ना, तो ओढ़ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ना हो होगा प्रत्यय होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें ओढ़ना में नहीं है। देखो पराजय में क्या है, परा क्या है, इसमें परा उपसर्ग है, इसमें अब क्या है, उपसर्ग है, इसमें क्या है, प्र क्या है, यह भी आपका उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में आपका, ओढ़ना में क्या है, ये आपका उपसर्ग नहीं, ओढ़ना, ओढ़ना बिछौना, हाँ ठीक है। सानू बहुत गर्मी है ना, तो ओढ़ना बिछौना है ना, ओढ़ के सो जाओ, अच्छा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है।
इसको हटा दो, अब प्रत्यय बहुत पढ़ लिए। अब बताइए कि पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में कौन सी संधि है बता दीजिए आप लोग। पटना में बहुत गर्मी है और हमारे यहाँ तो इतना ठंडा पड़ रहा है कि क्या करें। अभी नहीं है कि नहीं, रजाई 2-3 रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। आपके यहाँ गर्मी है, हमारे यहाँ तो इतना ठंड पड़ रहा है कि हम 2-3 रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। पवित्र में कौन सी संधि है? तो पवित्र में अयादि संधि है। चलिए बताइए, क्लियर है ना? और सब कुछ क्लियर है ना? अरे लाइट चली गई सर, आप कश्मीर नहीं चले गए? हाँ कश्मीर चले गए। चलो लाइट भी चली गई, अब तो गर्मी और भी लगेगी ज़्यादा। चलिए इसका आंसर कीजिए, अयादि संधि हो जाएगा। आप जाके संधि आप लोग पढ़ लीजिए। संधि और समास ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए आप जाके वहाँ से पढ़ के क्लियर कीजिए इस टॉपिक को हर हाल में। इसमें तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या होता है? वह शब्द जो संस्कृत के जैसा हो, पुराना शब्द हो, वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। चलिए आप लोग छपरा सिवान बलिया घूमते रहिए। चलिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ओला वृष्टि हो रहा है, चलिए ओला पकड़ के झोला लेके चल जाइएगा। जब एग्जाम जाना होगा ना, एग्जाम से वापस लौटिएगा तो ओला पकड़ के झोला लेके चल जाइएगा घर पे। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उद्गम। ये भी आपका संस्कृत के जैसा है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला में शाला भी आता है, आता है ना? तो चलो पाठशाला कौन सा शब्द है? यौगिक है। क्या है? यौगिक शब्द है। ये आप नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए इसके लिए माफ़ कर देंगे हम। कोई बात नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है। तो पाठशाला में याद करना यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ये बताए हुए है कि क वर्ण किसके योग से बना हुआ है? जो क जो है वर्ण है वह किसके योग से बना हुआ है? कौन कौन सा योग है जिससे बना हुआ है? कवर्ण। ठीक है कवर्ण। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क वर्ण जो है किसके योग से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क और अ से। ठीक है चलिए आपकी बात सही है। आपका अगला क्वेश्चन, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? देखिए उष्म और संयुक्त आपको वर्णमाला पढ़ाए थे ना, जब आपको वर्णमाला पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम बताए थे आपको व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 है ना, और आपका स्वर की संख्या कितना था? 11 था। जो 33 व्यंजन था उसमें से भी 25 आपने देखा तक कवर से लेकर पवर तक, ठीक है। और ये अलावा में भी देखा था उसमें उष्ण और संयुक्त व्यंजन भी आपने पढ़ा था। तो उसमें जो उष्ण व्यंजन था वह कौन था? जो उसमें व्यंजन था उसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें व्यंजन है। अरे उसमें दोनों आप जो है ना पक्का जो है पीटेंगे आप। दोनों कैसे हो जाएगा? अरे उसमें क्या होगा? या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? भगवान क्या करे, इस सबको जो है ना आदत पड़ गया है। जहाँ भी दो ऑप्शन दिखे नहीं, चाहे ऑप्शन डी दिखे नहीं, आंसर कर दिया सही में, हो गया, और गलत करके चला गया। अच्छा अपना दिमाग थोड़ा सा आप यहाँ पे लगा लो, या तो यह उसमें इस व्यंजन होगा या तो स्वर होगा। स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ कैसे होगा? आज तक सुने हैं आपकी स्वर के साथ व्यंजन आता है? आप सुने हैं कभी कि एक साथ स्वर के साथ व्यंजन आता है? नहीं सुने हैं। तो फिर स्वर के साथ व्यंजन कैसे घुसा दीजिएगा? एक ही बार बताइएगा गलत में व्यंजन होगा भाई। क्या कहें हम आप लोग को, लगता है कि अब ऊपर से जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 15 को 16 क्वेश्चन और करवा के छोड़ देंगे, ठीक है। चलो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम इसका चर्चा भी किए हैं, कवर से लेकर पवर तक, और कुछ आपको बताया भी है इसमें। अभी हम चर्चा किए थे ना इसमें, बताया भी अभी हम। देखो अब आप लोग के दिमाग की जो है दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा दिमाग कहाँ लेके रखते हैं आप लोग? बताने के बाद भी 2-4 लोग गलती कर ही देता है। चलो बाउंस कर रहा है ऊपर से, तो देखो अगर सर के ऊपर से अगर भाग रहा है तो क्या करो? आपके आसपास में कोई बोरी होगा ना, तो माथा पे बोरी को रख लो ताकि आपका माथा जो है दिमाग जो एक ही जगह पे रहे, इधर उधर ना भागे। बाउंस हो रहा है इतना जल्दी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो बोरी वोरी होगा तो उसमें माटी रख के 10-15 kg और उसको लेके रख लो माथे पे, ठीक होगा। घसकेगा नहीं, दिमाग ही नहीं घसकेगा तो फिर आंसर कहाँ से घसकेगा? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि स जो है कौन सा व्यंजन है? तालाब सा वाला सा, समझते हैं बात? कौन सा व्यंजन है बताइए? इन लोग का दिमाग ही घसक रहा है। चलो हमने तो 4 घंटे की क्लास की बात की थी, अभी तो 2 घंटे ही पूरे होने वाले हैं। चलिए स कौन सा व्यंजन है? तो स के बारे में बताए थे ना। आप कहिएगा कि सर व्यंजन नहीं पढ़ाए, इतने अच्छे तरीके से आपको व्यंजन पढ़ाए थे, पढ़े हुईएगा तब ना। अब याद ही नहीं होगा तो हम क्या कहें? तो उसमें व्यंजन है, ठीक है, उसमें व्यंजन है। वाह, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्तन व्यंजन है। तालाब सा जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है? उष्ण व्यंजन है। जाके आप लोग व्यंजन को रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण से संबंधित इसमें गलतियां दिया हुआ है, वो बताइए कौन सा शब्द है जिसमें गलतियां दिया हुआ है? इसमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, यानी कि वर्ण से रिलेटेड इसमें गलतियां दिया हुआ है? अनाधिकार में, अनुकूल में, अमरुद में, या फिर स्थान में? चलो बताइए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। और आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए जितना अधिक से अधिक हो सके।
अगर आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो मॉक टेस्ट हम दे चुके हैं। जो लोग नहीं लिए हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे एक मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। अगर 10 मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको 99 रुपये वहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो नए हैं अपना देना चाहें दे सकते हैं। और यह मॉक टेस्ट जो तैयार किया गया आपका जो एग्जाम पैटर्न है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। पिछले वर्ष के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। एक आप मॉक टेस्ट फ्री लगा सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आपको अच्छा लगे 120 क्वेश्चन का है तो फिर आप वहाँ पे उसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए इस पर आपको पेमेंट करना होगा 99 का, और स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। फिर आपको 10 मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जब भी मैसेज कीजिएगा तो आप अपना वहाँ पे ईमेल आईडी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ओपन करके देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुकूल। ठीक है, अनुकूल गलत है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग से संबंधित जो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ बताइए। देखिए, गाड़ी गाड़ी कह रहे हैं, गायिका तो सही है ना, अनाथा भी सही है, गोपी, गोपी बहू तो याद होगा आप लोगों को, ज़्यादा देखते हैं ना गोपी बहू सीरियल। चलो, हाँ, लड़कियां लोग ज़्यादा देखते हैं। गोपी बहू तो नाम याद होगा, तो उसमें सीरियल में देख देख के ही इसका नाम याद हो गया होगा, तो सही है। अनाथा सही है, गायिका सही है। नारी को कैसे लिखते हैं भाई, एक नारी सब पे भारी। ठीक है, नारी को ऐसे लिखते हैं ना, तो नारी को ही इसमें उल्टा लिख दिया है। देखो, नारी को ही गलती बना दिया है। चलो, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बताइए हलन संबंधी, हलन समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में 2020 में या 2021 में, 2020 में सर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा था आपका एंट्रेंस एग्जाम में, आपकी एंट्रेंस एग्जाम में। कॉमा बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब 20 में पूछे या 21 में पूछे ध्यान नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हलन संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, इसमें क्या है। बुद्धिमान, भविष्य, देखते हैं कौन सा इसमें गलत है ना। तो देखिए, इसमें गलत जो है वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान में ये पालन नहीं ना होगा। अरे, भविष्य तो ठीक ही है। अच्छा, बुद्धिमान में हलंत कहाँ से आने लगा। अच्छा, बुद्धिमान में हलंत आता है, नहीं तो बुद्धिमान में हलंत कहाँ आता है। बुद्धिमान जहाँ पढ़े हैं वहाँ पे कहीं आता है हलंत, बुद्धिमान में हलंत नहीं आता है। ठीक है, चलो क्लियर। अब अगला क्वेश्चन लो, इसमें चंद्रबिंदु संबंधी, चंद्रबिंदु समझते हैं। देखते हैं कितने लोग चंद्रबिंदु समझते हैं। देखिए, चंद्रबिंदु इसी को कहते हैं, चंद्रबिंदु इसी को कहते हैं ना। देखो, दिखा नहीं रहे, चलिए यहाँ पे चंद्रबिंदु इसी को बोलते हैं ना। चलिए, आप लोग बताइए, इसी को बोलते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना, 189। चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी है, बी। देखो, चंद्रबिंदु इसको नहीं बोलते हैं, चंद्रबिंदु ये होता है, जैसे ये होगा ना, इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो पहुँच में क्या है आपका, ऐसे होना चाहिए। पहुँच कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, पहुँच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं दिया है, तो यह गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ाए थे हम आपको, रस पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ाए थे ना, रस या अलंकार में, या फिर वाक्य में भी पढ़ाए थे आपको योजक चिन्ह। वाक्य पढ़ा रहे थे, संयुक्त वाक्य, और वहाँ पे तो वहाँ पे बताए थे। तो इसमें योजक चिन्ह कौन सा, ए है। ठीक है, एक कॉमा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विषमयादि बोधक बोलते हैं, इसको विषमयादि बोधक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी जातिवाचक संख्या से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाया गया, इसके बाद 9 क्वेश्चन और है, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और फिर इसके बाद नाइट में भी क्लास होगी 8 बजे आपकी, फिर वहाँ पर भी मैराथन क्लासेस होगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग आइएगा 8 बजे। आप लोग आते नहीं हैं, आप लोग आइएगा तो फायदा ज़्यादा होगा। वीडियो जो रिकॉर्डेड दे रहे हैं उसको भी देखिए, समय कम है तो अधिक से अधिक टॉपिक आपको क्लियर करना है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, जीके देखा, टीचिंग एप्टीट्यूड देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हिंदी देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी बाकी है, इसको करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुढ़ापा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया किसमें, बुढ़ापा को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा समझते हैं, संज्ञा पढ़ा है ना, संज्ञा समझते हैं। संज्ञा जो 5 भेद पढ़े ना संज्ञा के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, बचपन से रटते आ रहे हैं, अभी तक याद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि सभा। सभा यानी समूह, जहाँ पे समूह का बोध हो उसको समूहवाचक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी शब्द पुलिंग है, इसमें पुलिंग जो दिया हुआ है, पुलिंग समझते हैं। जैसे देखिए, मोती, घी, जी, पानी, दही, ये सभी पुलिंग है। जैसे मोती चमकता है, वाक्य पर उधर लिंग नहीं करे, जैसे पढ़ना, मोती चमकता है, दही खट्टा है, जी मचलता है, ये सब पुलिंग हो गया। वैसे किताब नई है, किताब पुरानी है, किताब फटी है, तो ये सब पुलिंग जो होता है ना। तो इसमें कौन सा शब्द पुलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गिलास क्या है, पुलिंग है। अदालत स्त्रीलिंग है। ठीक है, गिलास क्या है, पुलिंग है। अदालत जो है स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है, क्या है, राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पीस रहा है, या फिर मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो किसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है कि किसमें जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बताइए। चलिए, बहुत गर्मी है ना, हार्ड गर्मी। बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, अकर्मक क्रिया क्या होता है, पहले इसको समझ लो। देखिए, अकर्मक क्रिया आप लोग नहीं जानते हैं, जान दीजिए। देखिए, अकर्मक क्रिया जिसके द्वारा व्यापार का फल क्या होता है, कर्ता न, जो फल जो है कर्म पर ना पड़कर कर्ता के ऊपर पड़ता है। आप कर्ता समझते हैं,
कर्ता समझते हैं ना। तो इसमें क्या है कि कर्म पे जो इसका जो फल पड़ेगा ना वो कर्म पे ना पड़ के किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। जैसे कि एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि लड़का चलता है, ठीक है, लड़का चलता है, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि लड़का चलता है, समझ में आ जाएगा। लड़का क्या है, चलता है, ठीक है, लड़का क्या करता है, चलता है। अब इसमें देखो क्रिया का व्यापार फल क्या है, उसका वाक्य कर्ता यानी कि लड़का। इसमें कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट। कर्ता किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं, सब्जेक्ट को। तो जो अकर्मक क्रिया होता है वो ऑब्जेक्ट पे ना पड़ के किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। उसका फल किसके पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो यहाँ पे लड़का चलता है, तो चलने पे न चल के, लड़का चलता है, चलता है, लेकिन चलने का काम कौन करता है, लड़का करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, लड़का हुआ। तो इसमें लड़का क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। तो इसलिए चलता है तो क्रिया यहाँ पे क्या हो गया, अकर्मक हो गया, ठीक है। तो लड़का चलता है, इस वाक्य में चलना क्या है, किस पे फल पड़ रहा है, तो कर्ता पे पड़ रहा है। और कर्ता कौन है, लड़का पे है, ठीक है। तो इसमें चलता है क्या हो गया, यह अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको पढ़ा देंगे एक और, इसमें आपको हो सके तो क्लासेस दे देंगे अगर दिक्कत आ रही है तो। चलिए वहाँ पे पूरा हम आपको डिटेल्स में पढ़ा देंगे, अभी इसका आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है, ठीक है, गेहूं पीस रहा है इसका राइट आंसर होगा। आगे एक क्लासेस आपको इसका देना पड़ेगा हमें। चलो अगला क्वेश्चन करो आप, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ठीक है, इसको हटा दो, आपसे नहीं बनेगा। अगला कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कौन सा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, बता दो आप लोग। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है। चलिए अभी कहाँ से दे देंगे, अभी तो जो क्लासेस हो रहे हैं उसको कीजिए ना आप लोग समय निकाल के। हम हो सके तो क्या करेंगे, एक वीडियो, छोटा सा वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से डालेंगे ताकि आप उसको देखते रहिएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, घर जाऊंगा। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है, सिंबल बताइए अल्प विराम का। अल्प विराम, देखिए अल्प विराम का साइन कौन सा है, सिंबल इसका बताइए अल्प विराम का। क्वेश्चन नंबर 197। तो भाई अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, कौन है अल्प विराम का। चलिए, अरे ऑप्शन सी कैसे, क्या कहें ये सबको, अल्प विराम समझ में नहीं, आज तक ये सबको अल्प विराम समझ में नहीं आ रहा, क्या आएगा समझ में। अल्प विराम मतलब उसी कॉमा को बोलते हैं बेवकूफ सब, उसी कॉमा को बोलते हैं। अल्प विराम किसको बोलते हैं, जो कॉमा था आपका, कॉमा को ही बोलते हैं। अल्प विराम किसको बोलते हैं, कॉमा को बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमा ये है ना कि ये है आपका। सी में क्या है, यहाँ पे तो आप देख पाए ये आपका अल्प विराम है। क्या सब सब बहुत हो गया, सब सब बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध अल्प विराम है। देखिए यहाँ पे आधे अल्प विराम की बातें हो रही है। अब आइए आधे अल्प विराम पे, आप लोग आधे पे ही रुके थे, पूरे पे तो थे नहीं आप। चलिए ये जो था ना आपका, जिसकी बातें आप कर रहे थे, ये था आपका अल्प विराम, जो आधा था। ये आपका आधा है, हाफ है, डी वाला हाफ है, और ये वाला साफ है। ये जो था आपका पूरा था, ये अल्प विराम था। और इसकी बातें करें तो ये आपका हाफ है, यानी कि अर्ध अल्प विराम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, कौन सा वाक्य। कहते हैं अरे भाई उसने तो कमाल कर दिया, इसमें सिंबल भी लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल लीजिए कि अरे उसने तो कमाल ही कर दिया भाई। प्रश्नवाचक, विषमयादिबोधक, इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक। तो बताइए उसने तो कमाल ही कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, विषमयादिबोधक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, विषमयादिबोधक यहाँ पे हो जाएगा। अरे भाई उसने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ पे विषमयादिबोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम घर गया, उसने माँ को देखा, ठीक है, इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो दोनों ऐड होता है ना। तो राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसमें अगर संयुक्त वाक्य बनाइए तो क्या होगा, ऑप्शन ए कि राम ने घर जाकर माँ को देखा, या फिर राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर राम घर गया और उसने माँ को देखा, या इसमें से कोई नहीं। बताइए लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या, ठीक है, आगे भी करवाएंगे सारे क्वेश्चन, तो आपका एक साथ नहीं करवा पाएंगे। देखो आपका जो जुड़ेगा उसमें आपने और भी पढ़ा होगा, जब पढ़ा होगा उसने अपने संयुक्त वाक्य को। तो राम घर गया और उसने अपनी माँ को देखा, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, याद है आपको, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज आप लोगों ने पढ़ा जीके 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, हिंदी 50 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन आज आप लोगों ने किया इस क्लास में, ठीक है। अब आप जो क्लास होगी आपकी रात 8 बजे होगी, तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़िएगा, वहाँ पे भी अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई परेशानी